हम बिरसा मुंडा का तो नाम जानते हैं एक आइकॉन के रूप में, लेकिन ऐसा बताया कि डुमरी पहाड़ पर उनके साथ जो सैकड़ों लोग शहीद हुए उनके नाम हमको मालूम नहीं। हम 1857 की क्रांति पहली क्रांति मानते हैं, लेकिन उससे लगभग 65 वर्ष पूर्व 1783 में तिलका मांझी ये देश के में एक आंदोलन शुरू करता है ब्रिटिशों को भगाने का यहाँ से, और उनको भी इसी प्रकार फांसी होती है और उनके साथ भी हजारों उस समाज के लोग शहीद होते हैं। या 1857 से पहले 1855 में 30 जून को संथाल परगना के सिद्धो कानू चांद भैरव ये 4 भाई थे और उनकी 2 बहनें फूलो और झानू, एक ही परिवार की 6 भाई बहनें। उलगुलान का नारा जैसा हमारे भगवान बिरसा मुंडा जी ने दिया था, वैसा ही एक नारा देते हुए आंदोलन शुरू किया और जिसमें 10,000 लोग शहीद हुए। इसमें एक ही परिवार के 6 भाई बहन शहीद हुए। इतिहास में इनके नाम दर्ज तो है, लेकिन लोगों को मालूम नहीं है। हम जालियांवाला बाग का जो हत्याकांड है वो सबसे बड़ा मानते हैं, लेकिन राजस्थान के मानगढ़ पर और गोविंद गुरु के नेतृत्व में भील समाज ने जो आंदोलन किया, इनके ऊपर गोलियां बरसा करके और 1500 लोग एक ही जगह पर शहीद हुए, इसका जानकारी हमको नहीं है। या तेलंगाना के जनजाति क्षेत्र में रामजी गोंड नाम का एक युवक खड़ा होता है और देश की स्वतंत्रता का नारा देता है, और उसके साथ हजारों लोग निकलते हैं और अंत में जिसको रामजी गोंड को वहां फांसी दी, उनके साथ 1000 लोगों को पेड़ पर लटकाकर फांसी दिया है। वो स्थान आदिलाबाद के निर्मल गांव में आज भी हम जाकर देख सकते हैं। उसी प्रकार जिस नॉर्थ ईस्ट की हम बात करते हैं, हम झांसी की रानी को जानते हैं, लेकिन रानी गैंदलू को भी जानना उतनी आवश्यक है। हम देवी अहिल्याबाई होलकर को रानी के रूप में जानते हैं, लेकिन मिजोरम में भी रानी रूपकुंडी को जानना आवश्यक है। या असम में लचित बड़फुकन का नाम तो मालूम होगा, लेकिन वहां के वीर संबोधन कुमरोसा जो दिमासा जनजाति के थे, उनको भी जानना उतना ही जरूरत है। मेघालय में जिन्होंने आजादी का शंख बिगुल बजाया, ऐसे पार्थोगन संगमा होंगे, ऊ तिरोत सिंह होंगे, कियान नांगबा होंगे, कितने नाम गिनाऊं मैं आपके साथ। इस सारे के सारे जनजाति समाज के थे। मित्रों, महापुरुष की कोई जाति नहीं होती है। महापुरुष या महापुरुष होता है वो नेशनल हीरो होता है। इसलिए हमारे सबका हीरो यदि कोई आज के दिन में है, वो भगवान बिरसा मुंडा है कि नहीं है? जोर से बोलो, है कि नहीं है? और इस कारण ये सारे समाज के बारे में लोगों को जानकारी तक नहीं है। मित्रों, भारत में स्वतंत्रता संग्राम के 2 रूप देखने को मिलते हैं। एक शहरों में जो लड़ा गया, जिसमें चंद्रशेखर आजाद, भगत सिंह, राजगुरु, सुखदेव और जैसे लोग थे। इन्होंने बंदूक लेकर कोई अंग्रेज अधिकारी पर गोली मारी, किसी ने बम फेंका, पुलिस आकर पकड़ के लेके गई, समाज देखता रह गया, साथ में खड़ा नहीं हुआ। लेकिन वही जनजाति क्षेत्र में, वनवासी क्षेत्र में नेता के पीछे पूरा समाज खड़ा हो गया, और इसलिए कभी भी नेता अकेला शहीद नहीं हुआ, ना समाज ने उनको अकेले को शहीद होने दिया, पूरा समाज उनके साथ खड़ा हो गया। जनजाति समाज की जो अलग अलग वैल्यूज जो है, जो हमको जानना आवश्यक है, इसमें ये भी एक बड़ी वैल्यू है। जैसे मधुमक्खी के छाते पर कोई पत्थर मारेगा तो कोई एक मधुमक्खी नहीं आती है, सारी मधुमक्खियां टूट पड़ती है। मानो उसी प्रकार जनजाति समाज इनके ऊपर टूट पड़ा, और इसलिए अंग्रेजों ने पार्लियामेंट में चर्चा की कि भारत में यदि राज्य चल रहा है तो सबसे बड़ी चुनौती कौन है? तो ध्यान में आया
वो है जनजाति समाज। तो इनको कमजोर करना पड़ेगा। तो इनकी ताकत कहाँ है? इनकी ताकत है इनके जंगल, वन संपदा, इनके पहाड़ जिसमें वो रहते हैं, बसते हैं, जिस पर उनकी डिपेंडेंसी है। और इसलिए आपको मालूम होगा 1856 में सारे जंगल अंग्रेजों ने अपने अधीन कर लिए। रातों रात जंगल के मालिक को जंगलों से बेदखल किया गया। इतना ही नहीं, तो 1856 में फॉरेस्ट डिपार्टमेंट बनाया। आज जो फॉरेस्ट डिपार्टमेंट है वो अंग्रेजों ने उनके हितों की रक्षा के लिए बनाया। और फिर फॉरेस्ट एक्ट लाया, जिसके तहत जंगल के कोई भी चीज, आम पका है तोड़ नहीं सकता है, इमली पकी है फिर भी तोड़ नहीं सकता है, फिर तोड़ेगा तो चोर के रूप में उसको जेल में ठूस देंगे। तो जंगल के मालिक को चोर ठहराया इस फॉरेस्ट राइट एक्ट। और इतना करने के बाद भी अंग्रेजों का मन नहीं भरा, तो 1871 में जब पहला सेंसस हुआ 1871 में, तब अंग्रेजों ने सारे जनजाति समाज पर एक कानून लाया जिसको क्रिमिनल ट्राइब एक्ट ऐसा कहते हैं। यानी भारत के समाज में जितने सारे जनजाति समाज के लोग थे, वनवासी लोग थे, आदिवासी लोग थे, उनको सबको क्रिमिनल घोषित किया, बिना क्राइम किए ही घोषित कर दिया। एक प्रकार षड्यंत्र था हमारे जनजाति समाज के बंधुओं को बदनाम करने का। और ऐसा अपराधी समाज है तो उसका इतिहास कुछ नहीं हो सकता, उसका धर्म कुछ नहीं हो सकता, उसकी परंपरा कुछ नहीं हो सकती, उसकी समाज व्यवस्था कुछ नहीं हो सकती। एक असभ्य समाज के रूप में उसको पेंट किया गया और बताया गया एजुकेशनली, इकोनॉमिकली, सोशली बैकवर्ड क्लास माने ये जनजाति समाज है, अपराधी नहीं है। फिल्मों में देखते तो फिल्मों में भी ऐसा ही चित्रित किया गया। बॉलीवुड के फिल्मों में ऐसा ही दिखता है कि पन्ने बंधा हुआ और काले दाग जिसके चेहरे पर लगाते हैं और कोई तीर धनुष लेकर उछल कूद करने वाला युवक माने चले जाती। भारत में घूमने से ऐसा कोई नहीं मिलेगा, क्योंकि वो हॉलीवुड की कॉपी थी बॉलीवुड में। इस कारण हम लोगों ने यही पढ़ा और फिर एंथ्रोपोलॉजी के द्वारा भी यही बताया गया कि ये जो लोग हैं कोई ऑस्ट्रेलिया से आए, कोई अफ्रीका से आए, कोई मंगोलिया से आए, जैसे कि भारत में कोई था ही नहीं। षड्यंत्र पूर्वक हमारे समाज को हमसे अलग करने का प्रयास किया और यही चश्मा पहनकर हम चलने लगे। तो जिस समाज को देखा नहीं उसके बारे में हम धारणा बना लिया कि समाज ऐसा ही है। दिस इज इमेज मेकिंग कहते हैं उसको। लेकिन रियलिटी क्या है? एक उदाहरण देता हूं, समय की मर्यादा है। दिल्ली के हमारे सुप्रीम कोर्ट के वकील है, वो हर वर्ष एक सप्ताह के लिए जनजाति क्षेत्र में जाते हैं, ट्राइबल एरिया में जाते हैं, इसलिए सीखने के लिए, सिखाने के लिए नहीं जाते। तो पिछले वर्ष झाबुआ में गए थे, तो झाबुआ से वापस आने के बाद जब मिलने के लिए उनको गया तो मैंने उनको पूछा इस बार क्या पता चला? तो बोले दो बातें मुझे पता चली। मैं गांव में गया, भील समाज का गांव था, मैंने पूछा गांव में मंदिर है? तो बोले मंदिर नहीं है। तो भगवान है? हाँ भगवान है। कहाँ है? तो गांव के बाहर और पेड़ के नीचे हमारा भगवान है। तो हमको दिखाएंगे? लोग उत्साहित हुए कि देखेंगे, चलो हम दिखाते हैं। पुजारी है? यहाँ पुजारी है, तो चलो उनको भी लेके चलो। तो गए, दर्शन किया, फूल चढ़ाए, पूजा किया, पुजारी का सम्मान भी किया। वकील साहब ने गांव के लोगों को पूछा कि आप इसकी पूजा कब करते हैं? तो बोले साल में 3 बार करते हैं। तो पूजा में प्रार्थना करते हैं? हाँ करते हैं। तो प्रार्थना में क्या मांगते हैं? क्या मांगते हैं? तो बोले प्रश्न समझ में नहीं आया। तो बोले प्रार्थना में क्या कहते हैं? भगवान हमको क्या दो? तो बोले लोगों ने बताया हम भगवान के पास ये कहते हैं कि सूर्य का प्रकाश ठीक से पड़े, समय पर बारिश हो, नदियां शांति से बहे, प्रकृति शांत रहे, यही हम कहते हैं। बोले अपने लिए कुछ नहीं मांगते हैं। बोले अपने लिए क्या मांगना है? वो तुमको खुद को करना है, भगवान क्या करेगा उससे? तो वकील साहब ने बताया पहली बार हमको पता चला कि निस्वार्थ भक्ति देनी कोई है तो ये समाज है। शहर के लोग हम चार्टर ऑफ डिमांड लेके जाते हैं
नौकरी मिलेगी तो ये, प्रमोशन मिलेगा तो वो, और जो फलाना ठिकाना। तो ये जब उदाहरण देखते हैं तो हमको लगता है कि सही भारत जमीन तो वहां है। फिर बोले मैं गांव में आया तो गांव में घर थे, आसपास में घर थे, थोड़ा अंतर तो था, लेकिन किधर भी फेंसिंग नहीं था, बाहर नहीं। मैंने लोगों को पूछा कि फेंसिंग नहीं है आपके घरों के बीच में, तो लोग बोले फेंसिंग क्यों चाहिए? नहीं बोले आपकी जमीन कितनी, बगल वाले की जमीन कितनी, कैसा पता चले? तो गांव के लोग बोले जमीन तो हमारी है ही नहीं, तो किसकी है? भाई साहब जमीन तो गांव की है ना, मुझे जितना चाहिए उतना मैं उपयोग करता हूँ, बगल वाला जितना वो चाहिए उतना वो उपयोग करता है, झगड़ा है ना। शहर के लोग जरूर बोलते हैं सब भूमि गोपाल की, लेकिन फेंसिंग लगाने में समय नहीं लगता। तो इस प्रकार ऐसी कई वैल्यूज हैं जो आज हम देखेंगे। पर्यावरण पूरक जीवन की बात हो, सामूहिक जीवन की बात हो, दूसरे के बारे में सोचने की बात हो। आज खुद अमीर बनने की प्रवृत्ति बढ़ती जा रही है। जनजातीय समाज कभी भी खुद अमीर बनने का नहीं सोचता, वो सबको साथ में लेकर एक साथ बनना चाहता है। ऐसी कई अच्छाइयां हैं। तो मित्रों, मुझे लगता है कि ये सारे बातों पर रिसर्च होना चाहिए, और जनजातीय समाज ये किताबों से और फिल्मों से समझ नहीं सकते हैं। ये अनुभूति का विषय है, एक्सपीरियंस का विषय है। जब तक हम उनके गांव में नहीं जाएंगे, उनसे समझने का प्रयास हम नहीं करेंगे, उनका कुछ नहीं होगा नुकसान, हमारा भलाई नहीं होगा, ये मान के चलिए। इसलिए जनजातीय समाज का अध्ययन करना ये हमारी सबकी आवश्यकता है। और मुझे लगता है आज की वर्तमान स्थिति की जितनी सारी समस्या है उसके समाधान किधर है? तो जनजातीय क्षेत्र में है। जो जीवन पद्धति हमको भगवान बिरसा ने दिया है, उन्हीं चरणों पर हम आगे बढ़ेंगे। इतना ही कह गया, सबको धन्यवाद।